Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll start the next topic, alternating current generator. Alternating current generator क्या है? A current generator is a device that convert mechanical energy into electrical energy. जनरेटर जो है वो क्या करता है? प्रोवाइडेड मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो है करंट जनरेटर का वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ अगर आपको याद हो तो हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस मूव करवाया जाता है तो उसमें चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है जिसकी वजह से चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं और वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है या चार्जेस जो है वो क्या करती है? करंट कॉज करती है। मींस कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस मूव करवाया जाएगा तो करंट फ्लो करेगा। करंट जनरेटर के अंदर हम इसी रूल को यूज करते हैं टू गेट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम एक कॉइल कंसिडर करते हैं जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अक्रॉस मूव करवाया जाता है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि वो प्रोड्यूस होने वाला करंट हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और जनरेटर जो डिवाइस जो है जो वो ये करंट देती है हमें करंट उसे हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। आए सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि कैसी है। हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सबसे पहले, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम कॉइल को क्या कर सके? मूव कर सके। तो हम दो मैग्नेट कंसिडर करते हैं, एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है और ये दोनों मैग्नेट जो हैं कर्व्ड होते हैं। ये आपको जो फिगर में नॉर्थ और साउथ पोल नजर आ रहे हैं ये साइड व्यू है जनरेटर का जिसमें हमें स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो हमें ये कर्व सरफेसेस जो हैं नॉर्थ और साउथ पोल की क्लियरली विजिबल हो जाती है कि ये जो मैग्नेट हैं जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो कर्व शेप के हैं। इनके दरमियान में हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर करते हैं, ए बी सी डी कॉइल कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। अगर हम इसे टॉप से देखें तो हमें जो ए बी साइड है कॉइल की वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसके बाद कॉइल के दो एंड्स हैं, एक एंड ए साइड के साथ कनेक्टेड है दूसरा एंड बी साइड के साथ कनेक्टेड है। दीज एंड्स आर कनेक्टेड विद स्लिप रिंग्स। ए साइड एक सेपरेट स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होता है और बी साइड जो है वो डी साइड जो है वो सेपरेट स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। और ये स्लिप रिंग जो है टच करते हुए स्लिप करते हैं कार्बन ब्रशेस के साथ। इन स्लिप रिंग्स के साथ कार्बन ब्रशेस अटैच होते हैं जिनके साथ जब कॉइल रोटेट करती है तो कार्बन ब्रशेस के साथ ये स्लिप रिंग स्लाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें स्लिप रिंग्स कहा जाता है। और कार्बन ब्रशेस में वायर्स कनेक्टेड होती हैं जिनके थ्रू हम जनरेटर की कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले करंट को आउटपुट पे लेते हैं। इसके बाद जब परमानेंट मैग्नेट है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। अगर हम साइड व्यू में देखें तो कुछ इस तरह से नजर आएगी और टॉप व्यू के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अगर हम इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो ए बी साइड जो है वो इनवर्ड मूव करेगी और सी डी साइड जो है वो आउटवर्ड मूव करेगी। और अगर टॉप व्यू में देखें तो हमारे पास ए साइड जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ इस तरह से बनेगी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा फॉर्म करेगी। अगर हम इस कॉइल के पोर्शन बना लें, ए बी साइड को एक अलहदा कंडक्टर कंसिडर करें, बी सी साइड को एक अलहदा कंडक्टर कंसिडर करें और सी डी साइड को अलहदा और टॉप जो है ए डी साइड जो है उसे अलहदा कंडक्टर कंसीडर करें तो हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि एक कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस मूव किया जाता है तो जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होती है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब ए बी साइड जो है इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है जिसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहां पे शो की गई है तो उसमें जो चार्जेस होंगे उन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अगर आपको याद हो तो फैराडेज लॉ में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए चार्जेस के ऊपर हम राइट हैंड रूल यूज करते थे। तो हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्या था कि हम अपनी थंब को प्लेस करें इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर्स को प्लेस करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर ऑन द palm विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे जब हम अपना राइट हैंड प्लेस करते हैं
इन डायरेक्शंस में, तो हमें पता चलता है कि ए बी साइड पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। दिस मींस ए बी साइड पे जो चार्जेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आपको याद हो तो हम ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू वी एल बी साइन ऑफ थीटा, where theta is the angle between velocity and magnetic field, v is the linear velocity जिससे कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है, एंड l is the length of the conductor within the magnetic field। तो हमारे इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ए बी साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई ए बी इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा, जिसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सी डी साइड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। जब हम इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ए बी साइड इनवर्ड मूव करेगी और सी डी साइड जो है वो आउटवर्ड आएगी। सी डी साइड में मौजूद चार्जेस के ऊपर अगर फोर्स कैलकुलेट करनी हो कि उनके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो हमें राइट हैंड इस तरह प्लेस करना पड़ेगा कि थंब जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बी जो है वो पॉइंट आउट होगा, फिंगर्स जो होंगी हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड परपेंडिकुलर ऑन द palm विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब हम इसे इस तरह प्लेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि सी डी साइड पे जो चार्जेस हैं उसमें उनमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपवर्ड लगती है। तो सी डी साइड के लिए हम मोशनल ईएमएफ की वैल्यू लिख सकते हैं जो इंड्यूस होती है सी डी साइड में, दैट वन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन सी डी इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा, जिसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास बाकी दो कंडक्टर बचते हैं, साइड्स बचती हैं इस कॉइल की, ए डी साइड और बी सी साइड। इन साइड में भी जब ये रोटेट करेंगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी चार्जेस के ऊपर या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, विच इज नॉट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो सी डी साइड में मौजूद जो चार्जेस हैं या तो वो अपवर्ड मूव करेंगे या वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। इसका मतलब उनकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी करंट के फ्लो के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर नहीं है। दिस मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ बाय द साइड्स ऑफ द कॉइल बीसी एंड एडी इज जीरो। तो इन वैल्यूज को भी हम लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड बीसी एंड डीए इज इक्वल एंड इट इज इक्वल टू जीरो। इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अगर हम टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहें जो कॉइल में प्रोड्यूस होती है, दैट वन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ प्रोड्यूसेस इन इंडिविजुअल साइड्स। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन ए बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो अगर हम कॉइल को देखें तो कॉइल में दो साइड्स में जस्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी, एक थी साइड ए बी और दूसरी थी सी डी, और बाकी दो की जो कंट्रीब्यूशन है ईएमएफ के अंदर टॉप और बॉटम वाली साइड की वो जीरो है। अगर हम साइड्स में देखें तो जो करंट फ्लो कर रहा है ए बी साइड पर और जो सी डी साइड पर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये करंट इधर से आएगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इधर से इस डायरेक्शन में। तो देखें तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने दोनों साइड्स की जो कंट्रीब्यूशन है उन दोनों को क्या कर दिया है, ऐड अप कर दिया है। तो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस रिलेशन के अंदर तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वी बी एल साइन ऑफ थीटा प्लस जीरो प्लस वी बी एल साइन ऑफ थीटा ऑफ द साइड सी बी, एंड लास्ट जो टॉप साइड है उसकी भी कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ईएमएफ का, ईएमएफ विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। हमारी जो कॉइल थी वो सिंगल टर्न के ऊपर कंसिस्ट करती थी, लेकिन अगर कॉइल जनरेटर की कंसिस्ट करे n नंबर ऑफ टर्न्स पे तो रिलेशन जो है हमारा ईएमएफ का वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी ईएमएफ इज इक्वल टू 2n वी बी एल साइन ऑफ थीटा, जिसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब हमने कॉइल को रोटेट किया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारी साइड जो थी ए बी और सी डी जो थी वो लीनियर स्पीड v के साथ मूव कर रही थी। तो हम
रिलेशन लिख सकते हैं बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें r जो है वो क्या है, रेडियस था जिसके अंदर कॉइल क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, where r is the distance of vertical wire from the center of the coil. अब ये वैल्यू जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा EMF is equal to 2n omega r BL sin of theta. इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह से भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं n ओमेगा 2 r l इंटू बी एल साइन ऑफ थीटा। हमने इस टॉप रिलेशन में से 2 r और l को इकट्ठा करके यहां लिख दिया। ऐसा क्यों किया हमने? अगर हम फिगर को देखें तो l जो है वो लेंथ है ऑफ द कॉइल एंड r इज द रेडियस बन जाता है, हाफ साइड बन जाती है। लेकिन मैं अगर r को 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगी विथ ऑफ द कॉइल विच इज इक्वल टू 2r। जब इस विथ को मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म जो है मेरे पास एरिया के इक्वल आ जाएगी, जिसे मैं a लिख सकता हूं, फिर a इज इक्वल टू 2rl इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल। तो मेरे पास रिलेशन मॉडिफाई होके आ जाएगा EMF इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा, जिसमें मैं देखता हूं कि n जो है वो कांस्टेंट है, a एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब EMF की वैल्यू या तो ओमेगा जिसके साथ हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है, या एंगल थीटा विच एग्जिस्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम कॉइल को कहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करते हैं तो ये सारा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। वेयर थीटा, थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के इक्वल, जिसे हम मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस रिलेशन के अंदर n ओमेगा ए बी क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम, और मैक्सिमम EMF को E नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं विच इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी, जिसे हम इक्वेशन 7 का नाम देते हैं। तो इक्वेशन 6 के अंदर अगर n ओमेगा ए बी को मैं एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो मेरे पास इक्वेशन 6 जो है मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से आ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसे हम इक्वेशन 8 कह देते हैं। इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल देन करंट, then induced current by Ohm law is I is equal to EMF divided by resistance। तो हम EMF की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो जब हम मैक्सिमम EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम करंट, जिसे हम I नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे।